दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि हम एक माह के अंदर $4.1 बिलियन के रेमिटेंसेस जो है वो आए हैं। और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने अपनी जो असेसमेंट है, जो कि पहले हमने $36 बिलियन पूरे साल की रखी हुई थी 2025 वाली साल के लिए, उसको बढ़ा के $38 बिलियन कर दिया है। अब हमारी तवक्को ये है कि इस साल जो है वो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मार्च के महीने के मुआशी आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं और 57 साल की कम तरीन महंगाई के बाद पाकिस्तान ने तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र हासिल की है। $3 अरब माहाना का नंबर तरसीलात ज़र के लिए एक अच्छा नंबर ख्याल किया जाता है और इसी हिसाब से हुकूमत ने $36 अरब सालाना तरसीलात ज़र की तवक्को की थी, मगर मार्च में तरसीलात ज़र ने तारीख में पहली दफ़ा माहाना $4 अरब की सतह क्रॉस कर ली है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $4.1 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी हैं। मार्च में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से आई, $987 मिलियन, यानी तकरीबन $1 अरब की एक माह में तरसीलात ज़र सऊदी अरब से आई, जो गुज़िश्ता साल से 40% ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर $842 मिलियन के साथ मुत्तहदा अरब अमारात रहा, जहां से गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 54% ज्यादा तरसीलात ज़र आई। तीसरे नंबर पर तरसीलात ज़र बरतानिया से $684 मिलियन आई, जो गुज़िश्ता बरस से 48% ज्यादा है। अमेरिका से $419 मिलियन की तरसीलात ज़र आई, जो गुज़िश्ता बरस से 12% ज्यादा है। यूरोपीय ममालिक से $433 मिलियन की तरसीलात ज़र आई, जो गुज़िश्ता बरस से 38% ज्यादा है। कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक से भी तरसीलात ज़र में इजाफा देखा गया है और गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल तरसीलात ज़र का हदफ $38 अरब होगा, जबकि इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस रहने की तवक्को है। पाकिस्तान ने इस माली साल के 8 माह यानी जुलाई से फरवरी तक $691 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया था और तवक्को थी कि इस माली साल के बाकी 4 माह में दरामदाद में इजाफे के बाइस ये करंट अकाउंट सरप्लस खसारे में बदल सकता है। मगर मार्च में $4.1 अरब की तरसीलात ज़र के बाद करंट अकाउंट सरप्लस की तवक्कात और बढ़ गई हैं, क्योंकि मार्च में तिजारती खसारा $2.1 अरब रिकॉर्ड किया गया, बरामदाद $2.6 अरब रही, दरामदाद $4.7 अरब रही। इस वजह से करंट अकाउंट सरप्लस की तवक्कात हैं। दूसरी तरफ मुल्क में एक तरफ करंट अकाउंट सरप्लस है, मगर दूसरी तरफ बैरूनी कर्ज की मद में टारगेट में कम वसूलियों और माजी के कर्ज की अदायगी की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। हालांकि जून से दिसंबर तक स्टेट बैंक ने मार्केट से $5.5 अरब खरीदे, मगर बैरूनी कर्ज की अदायगियों और टारगेट से कम फाइनेंशियल इनफ्लोज की वजह से स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब की सतह से मजीद कम होकर 4 अप्रैल को $10.6 अरब की सतह पर आ गए। मगर गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक जून तक ये ज़खायर $14 अरब की सतह पर पहुंच जाएंगे, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक इस माली साल में $26 अरब की बैरूनी कर्ज की अदायगी करना थी, जिसमें से $16 अरब का रोल ओवर या रिफाइनेंस होना था और इस $16 अरब में से $12 अरब के रोल ओवर या रिफाइनेंस का इंतजाम हो चुका है, बाकी का हो जाएगा। जबकि इस माली साल में बाकी मानदा $10 अरब में से $8 अरब की अदायगी की जा चुकी है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक इस माली साल में एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट तवक्कात से कम रहने की वजह से 2.5% से 3% तरक्की रहेगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर गुज़िश्ता बरस जैसी कारकर्दगी दिखाता तो इस माली साल में 4.2% GDP तरक्की होती। लेटेस्ट हमारी जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि हमारा GDP ग्रोथ जो है इस साल जो है वो 3% के करीब रहेगा, और ये 3% भी इसलिए रहेगा कि एग्रीकल्चर में ज़रा स्लो डाउन है। एग्रीकल्चर जो पिछले साल जो 8% ग्रोथ थी, इस साल जो है 1% हुई है और आगे भी उसमें स्लो जो है रफ्तार नज़र आ रही है। उसकी वजह से जो है वो हमारा ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 3% रहेगा। जितनी पिछले साल एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी, इस साल भी अगर वही लेवल रहता तो ये हमारी ग्रोथ जो है वो 4.2% के करीब होती है। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक ने इंदिया भी दिया है कि इस माह से महंगाई में इजाफा होगा और बज़ाहिर इसकी वजह यह है कि जिस हाई बेस इफेक्ट की वजह से महंगाई की सतह तवक्कात से भी बहुत कम आ रही थी, अब अप्रैल के महीने से वो हाई बेस इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ मुआशी इस्तेहकाम के बावजूद मुल्क में मुआशी तरक्की के इम्कानात पर मुसलसल खदशात का इजहार किया जा रहा है। इस माली साल के पहले क्वार्टर में रिवाइज GDP ग्रोथ महज 1.34% और दूसरे क्वार्टर में 1.73% रही, जिसकी बुनियादी वजह एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ महज 1% रहना है। जबकि इस माली साल के दोनों क्वार्टर्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ मनफी है, पावर जनरेशन भी मुसलसल मनफी है। पावर जनरेशन इस माली साल के 8 माह में मनफी 3% रही है, फरवरी में 5 साल की कम तरीन सतह पर रही है। दूसरी तरफ मार्च के महीने में भी FBR ने टारगेट से 100 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया, जिससे टैक्स शॉर्टफॉल इस माली साल के 9 माह में 725 अरब रुपए पर पहुंच गया है। IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है, मगर टैक्स अहदाफ हासिल करने और टैक्स रिफॉर्म्स करने में नाकामी एक बहुत बड़ा मसला है।
मुआशी इशारिये क्या बता रहे हैं, मईशत आगे कैसी नजर आती है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तरसीलात ज़र 4.1 अरब डॉलर्स रहना, और आप ये कह रहे हैं कि पूरे माली साल के लिए करंट अकाउंट सरप्लस रहने की तवक्को है। मार्च के महीने में कितना बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस की तवक्को की जा सकती है? सबसे पहले तो शाहजेब साहब शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। अभी जो मार्च का जो करंट अकाउंट का नंबर है वो तो अभी फाइनल नहीं हुआ, हम इस प्रोसेस में अभी उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। नॉर्मली ये 20 तारीख तक जो है वो फाइनल हो जाता है, तो इंशाल्लाह ये जल्दी भी ये शेयर कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे तवक्को हमारी यही है कि इस दफ़ा जो है वो पिछले जो 1-2 महीने हैं उनसे काफ़ी बेहतर रहेगा। तो उसके साथ जो है ओवरऑल जो है वो जो पहले हमने असेसमेंट दी थी कि इस साल जो है वो 0.5% माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये प्लस यानी सरप्लस रहेगा। तो उस लिहाज से ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक उम्मीद अफजा बात है कि जो हम पहले खसारा एक्सपेक्ट कर रहे थे अब वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। और उसकी मेन रीज़न जो है एक तो खैर जो एक्सपोर्ट्स है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है, बट एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रही है वो रेमिटेंसेस से मिल रही है। और आपने देखा कि रेमिटेंसेस का इस नंबर इस पिछले महीने का नंबर जो 4.1 बिलियन जो है वो बहुत हिस्टोरिक हाई नंबर है। और उसके साथ ही आज अगर आप देखा हो आपने, तो हमने अपनी जो असेसमेंट है वो भी 36 बिलियन से बढ़ा के 38 बिलियन कर दी है। और उसकी मेन वजह यही है कि अभी तक हम 28 बिलियन तो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, और अगले 3 माह में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि और 10 बिलियन आ जाएंगे, तो इस तरह 38 बिलियन जो है वो टोटल रेमिटेंसेस इस साल के आएंगे। मतलब रमज़ान के महीने में आमतौर पर भी रेमिटेंसेस हाई रहती हैं, मगर ये तो उस फैक्टर को भी इंक्लूड कर लें तो उसके बावजूद 4.1 अरब डॉलर बहुत बड़ा नंबर है। बुनियादी वजूहात क्या हैं इतना हाई रेमिटेंस नंबर आने की? जी, एक तो शाहजेब साहब जैसे आपने कहा कि एक तो रमज़ान का फैक्टर है, तो रमज़ान की बरकत अपनी जगह पे आपको पता है कि हर साल जब रमज़ान आता है तो उसमें हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो पहले से ज़्यादा कुछ आम महीनों से ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो एक तो वो फैक्टर तो अपनी जगह पे है। और उसके अलावा उनकी मेहनत और मैं समझता हूँ कि उनकी काविशों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हम यकीनन उनकी इन कोशिशों को बहुत सराहते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपने देखा कि चूँकि ज़्यादातर हमारे वर्कर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, तो वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर चल रही है, और उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह नए लग रहे हैं, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो हमारे काफ़ी गए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। तो यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों के रेमिटेंसेस काफ़ी बड़े हैं। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ फैक्टर जो दूसरे भी हैं। एक तो हमने इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिवाइज़ की थी, तो इस साल का इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसका रिज़ल्ट ये है कि जो रेमिटेंसेस कुछ जो है वो इनफॉर्मल चैनल से आते थे तो वो कुछ डाइवर्ट हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आपने देखा होगा कि हमारा जो है वो ओपन मार्केट का रेट और इंटर बैंक का रेट जो है उसमें पहले जो गैप होता था वो गैप भी अब काफ़ी कम हो चुका, तो उसकी वजह से भी इसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी आई है। और लोग ज़्यादातर जो है वो फार्मल चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो है वो रेमिटेंसेस आ रही हैं, और उसके नतीजे में जो रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। और इसके अलावा मार्केट सेंटीमेंट भी है कि आपने देखा कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, और मार्केट ओवरऑल एफएक्स मार्केट जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो इन सब का एक मैं समझता हूँ कि ये कंबाइंड इफेक्ट है जिसकी वजह से रेमिटेंसेस का फ्लो जनरली भी आपने देखा होगा पिछले 1 साल के दौरान काफ़ी बेहतर रहा है। और इस महीने चूँकि मार्च के महीने में चूँकि रमज़ान फैक्टर था तो उसकी वजह से उसमें और ज़्यादा बूस्ट आया है। मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो करेंसी का रेट है, उसमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। एक खदशे का ये ज़ाहिर ज़रूर किया जा रहा था कि जैसे ही शरह सूद कम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसे बैंक्स में रखे हैं, तो दोबारा जो डॉलराइजेशन थी कि लोग एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के तौर पर डॉलर की तरफ जा रहे थे, उस तरफ ना जाना शुरू हो जाए। अभी तक तो इस्तेहकाम है, मगर इस वक्त स्टेट बैंक कैसे मार्केट को रीड कर रहा है, ऐसे कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं? जी, मैं शाहजेब साहब एक्सचेंज रेट के ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि चूँकि इस वक्त जो है वो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसमें चूँकि इनफ्लोज बहुत बेहतर हैं, ना सिर्फ हमारे रेमिटेंसेस के बल्कि एक्सपोर्ट्स, और उसके अलावा आरडीए की अगर आपने इनफ्लो देखा हो तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। और उसके साथ साथ हमारे उसके अलावा जो इनफ्लोज आते हैं उसमें जनरली जो है वो मार्केट की सूरत हाल बेहतर है, और मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बेहतर होने की वजह से वो एक्सचेंज रेट के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
और उसके साथ ही अगर आप देखें तो हमें जो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है इस वक्त, वो ऑयल प्राइसेस की वजह से है। चूँकि ऑयल प्राइसेस जो कम हुई है उसकी वजह से जो हमारा ऑयल का जो बिल है, इंपोर्ट बिल, वो उसमें काफ़ी रिडक्शन आई है। मैं आज भी, जैसे मैंने आप वहाँ पे बताया था स्टॉक एक्सचेंज में भी, कि हमारा जो मिड 2022 के अंदर जो ऑयल बिल था वो तकरीबन 2.5 बिलियन पर मंथ था, और अब इस वक्त जो करंट बिल है वो 1.4 बिलियन के करीब है। तो इसलिए इस तरह 1 बिलियन की तकरीबन जो है हमें ऑयल इंपोर्ट्स में जो है वो रिलीफ मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है वो हमारी नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं उसमें इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वो इंक्रीज़ आप समझे कि पहले अगर 3.3 बिलियन था 22 के अंदर ऑन एवरेज मंथली जो इंपोर्ट्स थी नॉन ऑयल, तो इस वक्त बढ़ के वो तकरीबन 3.8 बिलियन पे चली गई हैं। तो ये तकरीबन ½ बिलियन वहाँ पे इंपोर्ट्स में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन साथ ऑयल इंपोर्ट्स में तकरीबन 1 बिलियन का जो है वो कमी आई है। तो उसके नतीजे में हमें जो इंपोर्ट बिल के अंदर जो है वो तकरीबन ½ बिलियन जो है वो रिलीफ मिल रहा है, और उसकी वजह से हम जो स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट में इंटरवेंशन करके और डॉलर बाइंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है हमारे रिजर्व्स को भी सपोर्ट मिल रही है, और साथ साथ जो है वो एक्सचेंज रेट को भी सपोर्ट मिल रही है। मतलब तकरीबन दिसंबर तक स्टेट बैंक ने $5.5 अरब मार्केट से बाय किए, और उसकी वजह से तवक्को ये थी कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, मगर 10.6 अरब पर आए। $1 अरब तो ज़ाहिर चाइना का है, अगर वो वापस आ जाता है तो, मगर आप $14 अरब टारगेट कर रहे हैं जून के लिए, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? क्योंकि करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बावजूद, स्टेट बैंक की तरफ से $5.5 अरब बाय करने के बावजूद मार्केट से, क्योंकि हमें बैरूनी कर्जे टारगेट से बहुत कम मिले, उसकी वजह से प्रेशर ही रहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतर इनफ्लोज होंगे अब? जी, एक तो पिछले साल हमने जो पूरे कैलेंडर ईयर में तकरीबन $9.5 बिलियन जो मार्केट से बाई किए हैं जनवरी से दिसंबर 2024 तक, तो $9.5 बिलियन इज़ ए ह्यूज अमाउंट। सो एक तो वहाँ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है, और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व्स जो दिसंबर में तकरीबन 12.3 बिलियन के करीब चले गए थे। लेकिन बाद में उसमें चूँकि हमारी जो डेट पेमेंट्स हैं वो काफ़ी अमाउंट उनका बढ़ा हुआ था, तो डेट रीपेमेंट करने की वजह से रिजर्व्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया, और लेकिन उसके साथ जो इन्फ्लोज उस वक्त एक्सपेक्टेड थे वो उसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लैग आ गया, और उसकी वजह से चूँकि इन्फ्लोज नहीं आए थे और आउटफ्लोज हमारे जो रीपेमेंट्स के थे वो पहले हो गए, तो इसलिए ये टाइम लैग की वजह से थोड़ा रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आया, और रिजर्व हमारे तकरीबन 2 बिलियन से कम हुए हैं। इस वक्त कोई 10.7 बिलियन के करीब है। तो लेकिन आने वाले ये 2-2.5 माह के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इनफ्लोज जो है वो उसमें बेहतरी आएगी, और ख़ासकर IMF प्रोग्राम जब हो जाएगा तो बोर्ड अप्रूवल, तो उसके बाद उसमें बेहतरी आएगी। तो उसकी वजह से, और साथ जो हमारे कुछ रेमिटेंसेस के फ्लोज बेहतर हुए हैं, तो इस सब को मिला के इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये हमारे $4 से $5 बिलियन फर्दर जो है वो 30 जून से पहले आएंगे। और चूँकि हमने डेट रीपेमेंट्स ज़्यादातर ऑलरेडी कर ली हैं, आज भी जैसे मैंने बताया था कि टोटल हमारा रीपेबल अमाउंट जो है तकरीबन $10 बिलियन था, उसमें $8 बिलियन हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो तकरीबन $2 बिलियन हमने बाकी ये 2.5 माह के अंदर पे करना है, जबकि हमारे एक्सपेक्टेड इनफ्लोज जो है वो $4 से $5 बिलियन है। तो इसको आप देखें कि तकरीबन $2-3 बिलियन का तो हमें यहीं से इनफ्लोज से एक्सपेक्टेड है। फिर उसके अलावा हमारी मार्केट इंटरवेंशन भी हो रही हैं, और कुछ दूसरे इनफ्लोज भी आ रहे हैं। तो ये सब मिला के हमने जो अब टारगेट रखा है रिजर्व्स का, जो कि पहले $13 बिलियन था जून के एंड तक, अब इंशाल्लाह बढ़ के वो $14 बिलियन तक जो है वो चले जाएंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट $14 बिलियन रिजर्व्स जो है वो स्टेट बैंक उस लेवल को अचीव कर लेगा बाई एंड जून 2025। मतलब गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी में जो कॉशियस स्टांस था वो इस बात पर भी था कि बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में अगर कोई तब्दीलियाँ आती हैं तो उसकी वजह से प्राइसेस में इजाफा हो सकता है, ये कंसर्न बहरहाल था। मगर अब तो जो कुछ सदर ट्रंप की तरफ से इकदाम हुए, आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में कमी आई, जिससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बच रहा है, इन्फ्लेशन पे भी उसका जो है वो मनफी असर ही पड़ सकता है। मगर इस सारी सूरत हाल में आप अभी भी कह रहे हैं कि जो इस महीने से जो इन्फ्लेशन है उसके नंबर्स बढ़ना शुरू होंगे, अप्रैल से ज़ाहिर बेस इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, मई जून जुलाई में और कम रहेगा, अगस्त से तो सिंगल डिजिट में चला जाएगा। तो बेस इफेक्ट के अलावा महंगाई को किस तरीके से आप देख रहे हैं?
जी, उसमें एक तो बेस इफेक्ट तो अपनी जगह पे था ही। इसके अलावा जो है वो कुछ हम जो फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस आपको पता है कि काफ़ी वोलेटाइल होती हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। लेकिन अब 2-3 जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रिसेंट जो हुई हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस चूँकि गवर्नमेंट ने कम की हैं उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ साथ जो ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो साथ में कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में अदर देन ऑयल जो है उसके ऊपर भी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बट हमारा अपना ख्याल ये कि चूँकि मार्च में इन्फ्लेशन बॉटम आउट हो गया है, तो अब अप्रैल में थोड़ा ये बढ़ेगा और उसके बाद, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आगे चल के थोड़ा ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट, मीडियम टर्म टारगेट, जो जिसको हम मीडियम टर्म टारगेट कहते थे, और अब जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो उसमें 5 to 7% हमने काफ़ी देर से रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम इस 5 से 7% का जो स्टेट बैंक का जो और गवर्नमेंट का भी यही टारगेट है, तो इस टारगेट को इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे और फिर इसमें इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। सब और जो ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, ज़ाहिर स्टेट बैंक मुसलसल राब्ते में होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, उसमें एक्सपोर्ट्स अगर गिरती हैं, रिसेशन की तरफ जाता है, पाकिस्तान कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर उसका हो सकता है? चीन और अमेरिका तो बहरहाल अब एक बाकायदा ट्रेड वॉर में है। जी शाहजेब साहब, इसमें ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, आपको पता है कि हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन $5.2 बिलियन की हैं वो यूएस को, और उसमें से 4.2 बिलियन के करीब जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो टेक्सटाइल के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट उसका आएगा। लेकिन बहुत सारे एस्टीमेट्स आपने देखे हैं, जितने भी एस्टीमेट्स अभी मुख्तलिफ सोर्सेज से आए हैं, और हमारा अपना भी ये ख्याल है कि ये कंटेंट इम्पैक्ट होगा। लेकिन हमें जो रिलीफ एक्सपेक्टेड है, जो ऑयल प्राइसेस में जो बेहतरी आई है, उससे जो रिलीफ एक्सपेक्टेड है वो इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बेहतर होगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इसमें हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको, उस पर अगर कोई प्रेशर आता है तो उसको हमें देखना होगा, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं और दूसरी चीज़ें भी आती हैं। तो हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, और उसमें जहाँ भी कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो गवर्नमेंट भी उसमें उसको इंशाल्लाह देख रही है, और हम भी स्टेट बैंक की तरफ से भी देखेंगे ताकि अपनी इंडस्ट्री के ऊपर जो है उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि फ्रॉम कंट्री पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो इसमें इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एक ग्रोथ प्रॉब्लम का शिकार है पाकिस्तान। आपने जिक्र किया कि एग्रीकल्चर क्योंकि कम रही है, वरना 4.2% पाकिस्तान की तरक्की होती, मगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। कुछ माह में करंट अकाउंट डेफिसिट आया और तवक्को की जा रही थी कि उन माह में शायद कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप करेगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, मगर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग नज़र आए हैं, पावर जनरेशन के नंबर्स माइनस नज़र आए हैं। तो इंडस्ट्री की तरफ से तो एक मसला है। अब जब एक इंटरेस्ट रेट्स में कमी हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरीके से जनरेट नहीं हो रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले माह में कम से कम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करना शुरू करेगी? जी, हमारा तो ख्याल यही है, और ये हमारा ख्याल जो है वो इस वक्त जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर बेस कर रहा है। और हमने देखा है कि अभी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें काफ़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसका इम्पैक्ट ज़रा सा टाइम लैग होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आगे चल के ये इसका यकीनन जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और उसके नतीजे में इकनॉमिक जो मैन्युफैक्चरिंग साइड की या इंडस्ट्रियल साइड की जो एक्टिविटी है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और उसका ग्रोथ के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और अभी थोड़ा सा आपने देखा अभी भी गो के नेगेटिव है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल आउटपुट, लेकिन जब आप उसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको नज़र आती है। और इसी तरह जो है वो सर्विसेज साइड के भी ऊपर इस साल के जो अभी जो ग्रोथ है वो पिछले साल से बहुत बेहतर है। तो ये इंशाल्लाह आगे चल के इसमें और मज़ीद बेहतरी आएगी, और अगर हमारा एग्रीकल्चर साइड के ऊपर भी सपोर्ट मिल गया तो फिर इंशाल्लाह ओवरऑल ग्रोथ के नंबर बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ रेवेन्यू साइड पर ज़ाहिर गुज़िश्ता हमें जब अब पिछली दफ़ा भी बात हुई थी, कंसर्न का इज़हार था कि वो टारगेट्स नहीं मीट हो रहे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा ज़रूर हो गया, मगर क्या ये कंसर्न है टैक्स रिफॉर्म्स का उस तरीके से ना होना जिस तरीके से दावा किया गया, टैक्स रेवेन्यू टारगेट के मुताबिक ना होना?
जी, मैं आपको स्टेट बैंक की असेसमेंट दे देता हूँ। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के अपना उसका असेसमेंट हो सकता है, कोई डिफरेंट भी मुझसे हो सकता है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ओवरऑल जो इस साल का जो बजट का जो डेफिसिट का जो लेवल अराउंड 6% जो रखा गया था स्टार्ट ऑफ द ईयर, सो हमारा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको अचीव कर लेगी। और उसकी एक मेन रीज़न जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा रिलीफ है। और अगर आपने देखा हो तो जब बजट बना था साल के शुरू में गवर्नमेंट ने $9.8 ट्रिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए थे इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। और इस वक्त जो हमारा ख्याल है कि ये 8.8 ट्रिलियन के करीब होगा, तो तकरीबन 1 ट्रिलियन की गवर्नमेंट को 1 ट्रिलियन रुपीस की गवर्नमेंट को इसमें जो है वो रिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से अगर कुछ हमारे जो रेवेन्यू के टारगेट्स अगर मिस हो भी रहे हैं तो वो उसको जो है वो ऑफसेट कर देगा। लेकिन ज़्यादा जो चैलेंजिंग टास्क है वो प्राइमरी डेफिसिट है, जो कि IMF के साथ हमने 2.1% प्राइमरी सरप्लस का टारगेट जो है वो एग्री किया हुआ है। तो पिछले साल तो टारगेट से ज़्यादा प्राइमरी सरप्लस था। पिछले साल टारगेट 4.4% था, गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो है वो 0.9% ही अचीव किया था। तो पिछले साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इस साल जो है वो अभी तक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आगे चल के अगर गवर्नमेंट ने मेंटेन कर लिया तो आई थिंक ये 2.1% का टारगेट जो हमें अचीव करना है ये अचीव हो पाएगा। लेकिन इसमें यकीनन जो है वो चैलेंजेस भी दरपेश है। मतलब जो ओवरऑल ज़ाहिर जो बार बार बात की जाती है, स्टेट बैंक भी अपनी कमेंट्री में, आप भी अपने इंटरव्यूज़ में जिक्र कर चुके हैं उस बूम बस्ट साइकिल का, ये इदराक है क्योंकि वज़ीर आज़म बारहा जिक्र करते हैं कि जब ग्रोथ की तरफ जाना है, मगर हमें नज़र आता है कि एक्सपोर्ट्स में वो ग्रोथ नहीं है जो कि पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेके जाए। अभी तक इदराक है इस बात का कि इस स्टेबिलिटी के फेस को कंटिन्यू करना है जब तक कि पाकिस्तान में कोई ग्रोथ के लिए नज़र ना आए कि हाँ जी हम अब एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। जी, ये बिल्कुल एक ग्रेजुअल अप्रोच है। मैं समझता हूँ आपने देखा होगा कि 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा चूँकि रिस्ट्रिक्शंस भी थी, इंपोर्ट्स के ऊपर भी थी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी काफ़ी थे, तो उस वक्त ग्रोथ को बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें स्लो डाउन आपको नज़र आती, वो 0.2% की कॉन्ट्रैक्शन थी। बट लास्ट ईयर जैसे मैंने पहले कहा, आपने देखा कि उसमें 2.5% का जो है वो इजाफा हुआ था और इस साल जो है वो तकरीबन 3% होगा। तो ये ग्रेजुअली आप देखें कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और हमारा ख्याल यही है कि ये अगर हम इसको थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे और सस्टेनेबल ग्रोथ बनाएंगे तो के तौर पे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो और बेहतरी आएगी। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट रन कर लिया या उसमें फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम जो कि 22 के अंदर या 21 में जिस तरह के हमारे इशूज़ है, तो फिर हमें उसी तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो फिर दरपेश होंगे। तो इसलिए हमने उस सिचुएशन को हर हाल में अवॉइड करना है और बहुत काशियस अप्रोच से चलना है ताकि हमारा ग्रोथ का जो लेवल है वो भी बढ़े और एट द सेम टाइम हमारे एक्सटर्नल जो इश्यूज़ होते हैं या इन्फ्लेशन के जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं तो वो सब भी मैनेजेबल तरीके से हम उनको लेके चलें। बहुत शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक हमारे साथ मौजूद थे। मार्च के महीने में रिकॉर्ड 4.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र आने के बाद इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुल्क में तरसीलात ज़र ना भेजने और बाइकआउट करने का मुतालबा बुरी तरह नाकाम होता नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता बरस पहले इमरान खान ने हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कहेंगे कि वो मुल्क में तरसीलात ज़र ना भेजें। इससे पहले वो IMF को भी ख़त लिख चुके थे जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और पाकिस्तान और IMF का मुआहदा हो गया था। मगर तरसीलात ज़र के बाइकआउट की धमकी के बाद भी जब हुकूमत ने बात नहीं मानी तो अलीमा खान ने भी कहा कि हमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कॉलें आ रही हैं कि आप क्यों बाइकआउट का ऐलान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रेमिटेंसेज रोक रहे हैं। मगर इमरान खान ने कहा है कि मैं थोड़े दिन मुल्क के लिए इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर हुकूमत ने मेरे 2 मुतालबात पूरे ना किए तो बिल्कुल तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दूंगा। से कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे, हम रोक रहे हैं अपनी रेमिटेंसेस। तो उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है, हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ये कह रही होगी ना करें, तो हुकूमत की तरफ भेजा 2 मुतालबात ये पूरे कर लें। नहीं तो इमरान खान ने कहा है अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा।
हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने और इमरान खान ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र ना भेजने का मुतालबा कर दिया, बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मगर फिर भी तरसीलात ज़र में इजाफा देखा गया। तरसीलात ज़र $3 अरब से ज़्यादा ही रही। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से बार बार तरसीलात ज़र रोकने का मुतालबा किया जाता रहा, मगर तरसीलात ज़र बढ़ती रही। जनवरी में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा था कि तरसीलात ज़र रोकने का असर 2-3 महीने बाद नजर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ओवरसीज को इमरान खान साहब की कॉल भी जा चुकी है। ये भी आपको 2-3 महीनों के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा जैसे ही ये चीजें सामने आएंगी कि इसमें और क्या असर पड़ता है। मगर 3 माह गुजरने के बाद तरसीलात ज़र $4 अरब से भी ऊपर जा चुकी हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अमरीकी कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ है और मुख्तलिफ शख्सियात और आला ओहदेदारों से मुलाकातें कर रहा है। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन इस वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ डेमोक्रेट कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड और जोनाथन जैक्सन भी पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई थी। इसके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी इस वफ्द से मिल चुके हैं। साथ ही ये वफ्द अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर भी पीटीआई में तनाज़ा खड़ा हो गया है। एक तकरीब में पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और डॉक्टर अमजद की अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई, लेकिन पीटीआई क़यादत दावा कर रही है कि पीटीआई को बतौर पार्लिमानी जमात अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दावत ही नहीं दी गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए पीटीआई के रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की बदनीयती है कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स को आगाही नहीं किया गया। इससे पहले स्पेन के वफ्द की आमद पर भी अपोजिशन लीडर को आगाह नहीं किया गया था। शिबली फराज के मुताबिक स्पीकर ने पीटीआई का नहीं बल्कि हाउस का वकार मजरू किया है। स्पीकर को चाहिए था कि अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर को आगाह करते, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि मुलाकात के लिए ना ही कोई कार्ड आया और ना ही व्हाट्सएप पर रब्ता किया गया। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से भी कोई कार्ड या दावतनामा नहीं भेजा गया। अगर हमसे कोई राब्ता होता तो हम जरूर जाते। आज मैं पता करूंगा स्पीकर साहब के ऑफिस से भी और उनके प्रोटोकॉल ऑफिस से। मुझे पास तो ना कोई मैसेज आया, ना कोई व्हाट्सएप आया, ना कोई कार्ड आया है, ना ही कोई इनविटेशन आई है। मैंने उमर साहब से भी कंफर्म किया था और मैंने शिबली साहब से भी कंफर्म कर लिया था। उन्होंने भी यही कहा था कि इनको इनविटेशन नहीं आया था। अगर हमारे पास कोई ऐसी इनविटेशन तो हम ज़रूर वो कर लेंगे। अमरीकी वफ्द से मुलाकात करने वाले पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान का कहना है कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब को बुलाया गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें दावतनामा मिला था या नहीं। अमरीकी वफ्द से इमरान खान के हवाले से मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। हमारी तरफ से वहाँ पे जो मौजूद थे वो डॉक्टर अमजद थे, MNA जो हैं स्वात से। मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने शायद बैरिस्टर गौहर साहब को और उमर अयूब साहब को भी इन्विटेशन भेजी थी और वो नहीं थे। अब ये मुझे नहीं पता कि उनको इन्विटेशन मिली है नहीं मिली। तो फॉर्मल जैसे होता है, मतलब एक सरकारी टाइप, मतलब कोई मीटिंग नहीं थी। खड़े खड़े ही जनरल एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर उन तीनों कांग्रेसमैन ने तकरीरें की। जनरल यही बातें हुई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हिसाब से कि जी अब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। इस वफ्त में शामिल चंद अफराद के बारे में कहा जा रहा था कि वो ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि बानी से अडयाला में मुलाकात हो जाए। क्या इस वफ्त में से किसी ने मुलाकात की है और बानी की रहाई के लिए भी क्या कोई राब्ते हो रहे हैं? इस मुलाकात के अलावा भी कोई ऐसा है? कुछ जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो भी आए भी थे। उन्होंने आपस में जो डिस्कशन की हो या अगर जो भी फैसला किया हो, वहाँ पे हमारे सामने या हमारे साथ इस तरह की कोई बात नहीं हुई। इस नए तनाज़े पर पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी पीटीआई क़यादत से सवालात किए गए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की खबर के मुताबिक जरताज गुल की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी अरकान ने अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आमद पर पार्लिमानी पार्टी को आगाह न करने का इल्ज़ाम लगाया है। अरकान के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने अपोजिशन से रब्ता किया था, लेकिन हमारे अरकान ने पार्लिमानी पार्टी को बताया नहीं। अरकान ने मुतालबा किया है कि बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और आमिर डोगर इस हवाले से अरकान को एतमाद मिले। मीटिंग के बाद जरताज गुल ने तस्लीम किया कि स्पीकर ऑफिस की जानिब से पार्टी के चीफ व्हिप आमिर डोगर से वीकेंड पर रब्ता किया गया। आतिफ खान एम्बेसी के इवेंट में गए जहां फ्रेंडशिप ग्रुप में जाते रहते हैं, लेकिन जो स्पीकर का इवेंट था उसमें आप कह रही हैं चीफ वेब का जिक्र किया। चीफ वेब ने क्यों ना जिक्र किया, आगे पार्टी को नहीं बताया? वो अपने इलाके में मौजूद थे ना, वीकेंड था। देखो ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको 2 मिनट के अंदर कहा जाए और आप साथ साथ 5-5 घंटे का सफर करके आए, लेकिन ये कि वीकेंड था। अगर बाज़ाब्ता तरीके से अपोजिशन लीडर के ऑफिस में, और आप ठीक कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफिस का इवेंट था, अगर 1-2 दिन पहले अगर ये सारा प्रोसेस था तो फिर उनको चाहिए था कि वो अपोजिशन लीडर के ऑफिस से रब्ता करते, मुझसे रब्ता करते, हम पार्टी में इसके ऊपर बात करते, 1-2 लोग जिन्होंने जाना होता वहाँ चले जाते। सिर्फ यही नहीं, पीटीआई इमरान खान के हवाले से इस अमरीकी वफ्द से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रही थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पेशरफ्त या बात सामने नहीं आई, बल्कि ये वफ्द
आर्मी चीफ समेत आला हुकूमती शख्सियात से खुशगवार अंदाज में मुलाकातें कर रहा है, जिस पर सोशल मीडिया पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता सार्फिन वफ्द के अरकान से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं और हुकूमती हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया सार्फिन पीटीआई की लॉबिंग नाकाम होने का तंज कर रहे हैं। अमेरिका के तीनों अरकान कांग्रेस माजी में इमरान खान के हक में आवाज़ उठा चुके हैं। अमेरिकी कांग्रेस के इस वफ्द की पाकिस्तान आमद और मुलाकात के मामले पर भी पीटीआई में तनाज़ा क्यों खड़ा हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी ने तमाम अरकान से बात की, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हैदर, क्या मामला है पीटीआई के अंदर, क्यों इस मामले पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया है? स्पीकर को परदारे तनकीद भी कर रहे हैं, मगर ये भी कह रहे हैं कि चीफ विप को मौसूल हो गया था, वीकेंड पर हुआ था, पार्टी अरकान कह रहे हैं व्हाट्सएप पे हमें नहीं बताया गया, क्या हो रहा है? ये जो तनाज़ा खड़ा हो गया है ये उस वक्त शुरू हुआ जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से हमने पूछा कि जो अमेरिकी वफ्द के साथ मुलाकातें हो रही हैं तो क्या इसमें पेशरफ्त हुई है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाया ही नहीं गया। हालांकि स्पीकर चैम्बर की जानिब से आज हमें बताया गया कि स्पीकर जब भी कोई ऐसा इवेंट बुलाते हैं, इवेंट होता है जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेशन हो, तो वो अपोजिशन से राब्ता करते हैं और इस मरतबा भी ऐसा हुआ। जबकि बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि उन्हें ना स्पीकर की जानिब से राब्ता किया गया, ना अपोजिशन लीडर से राब्ता किया गया, और मैंने अपोजिशन लीडर के ऑफिस में ऑफिशियल्स जो बैठे हुए हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई ऐसा राब्ता, इन्विटेशन या व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ पीटीआई के को नहीं कहा कि आप आएँ। जिस वक्त ये हमने सुना उसके बाद हम दोबारा पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत के लिए गए तो उन्होंने हमें बताया कि पार्लिमानी पार्टी में भी हम ये मामला आज उठा रहे हैं कि स्पीकर चैम्बर की जानिब से जब बताया जा रहा है कि इस अपोजिशन को ऐसी मीटिंग्स में दावत दी गई है तो हमें क्यों नहीं बताया गया या पार्लिमानी लीडर को क्यों नहीं इससे आगाह किया गया। जिसके बाद पार्लिमानी लीडर ने अरकान से पूछा और बाद में ये पता चला, जिसका जिक्र जरताज गुल ने खुद किया है, कि जो आमर डोगर चीफ वेब हैं उनके ज़रिए माजी में भी स्पीकर राब्ते करते रहे हैं, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन तैनात करने का मामला हो या दीगर अमूर हो, तो इस मरतबा भी चीफ वेब के ज़रिए राब्ता किया गया। लेकिन शिबली फराज शायद उनको मुकम्मल मालूमात नहीं थी या बैरिस्टर गौहर को भी मुकम्मल मालूमात नहीं थी उस तरह के स्पीकर के ने कोई राब्ता किया है या उन्हें बताया नहीं गया। इस हवाले से चीफ वेब ने आगे नहीं बताया और पार्टी के अरकान दो सीनियर रहनुमा हैं, वो जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये दावा किया है कि चीफ वेब आमर डोगर और बैरिस्टर गौहर दोनों से राब्ता किया गया था और दोनों चूँकि इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, उन्होंने इस हवाले से आगे पार्टी को बताना मुनासिब ना समझा। बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 की आखिरी समाअत को अब 2 महीने होने वाले हैं। आज भी अडयाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत मुकर्रर थी, लेकिन कल रात को ही अदालती अमले की जानिब से इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को समाअत मनसूख होने के हवाले से आगाह कर दिया गया, जिसके बाद अगली समाअत 28 अप्रैल को रखी गई है। जिससे ये सवाल उठ रहा है कि इमरान खान तक रसाई को महदूद करने के लिए जिस तरह हुकूमत मुलाकातों को कंट्रोल कर रही है और जेल हुकाम के जरिए अपनी मर्जी चला रही है, तो क्या जेल में समाअतें रुकवाने का मकसद भी यही है कि इमरान खान तक वुकला, फैमिली और मीडिया की रसाई ख़त्म की जा सके? क्योंकि इमरान खान के कई केसेस में देखा गया है कि जब हुकूमत चाहती है कि केस जल्द ख़त्म हो जाए और इमरान खान को सज़ा मिले तो जजेस ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर समातें करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात समातें रातों को भी जारी रहती हैं और फिर ये जजेस इंतहाई उजलत में कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर मुतनाज़ फैसले सुनाकर चले जाते हैं। लेकिन हालिया दिनों में हुकूमत ने इसके बरक्स केसेस को ताख़ीर का शिकार करने की पॉलिसी इख्तियार कर ली है ताकि इमरान खान तक रसाई को महदूद किया जा सके। और यही वजह है कि इमरान खान से मुलाकातों और उनके पैगामात के हवाले से खुद पीटीआई में एक नहीं कई कन्फ्यूजन्स पैदा हो गई हैं और पार्टी इख्तलाफात में मजीद इजाफा हो रहा है। ईद के दिनों में आदम सवाती को इमरान खान तक रसाई दी गई तो उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे दी है। पीटीआई में आदम सवाती के बयान को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया, मुज़ाहमती और मुफाहमती धरड़े आमने सामने आ गए। मगर फिर जब ईद के बाद जेल इंतज़ामिया ने अपनी मर्जी के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान और अली ज़फ़र को इमरान खान तक रसाई दी तो उन दोनों ने आदम सवाती के बयान की तायीद कर दी। बिल्कुल मुलाकात आज हुई और जहाँ तक ताल्लुक है हमारा मुज़ाकरात का या कोई डायलॉग का जो स्वाति साहब ने जो किया था एक वीलॉग, और उसमें मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, मैंने कहा था कि अगर मुल्क और कौम के लिए ज़रूरत है किसी किस्म की मुज़ाकरात की या डायलॉग की तो वो ज़रूर उनको मैंने परमिशन दी है। और उसमें मैंने बड़ा
तौर पे ये कहा है कि मेरा जाती कोई उसमें मुफाद ना ढूंढा जाए, ना बात की जाए। खान साहब ने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी ताल्लुकात का दरवाज़ा, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। मैं आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वो जो हमने कॉल अब किए हैं वो कमेटी के थे, गवर्नमेंट के साथ। मैंने कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया। मगर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा कह रहे हैं कि आजम सवाती के एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की कोशिशों से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो ज़ाती हैसियत में काम कर रहे हैं। आजम सवाती साहब ने उस दिन मुलाकात की थी इमरान खान साहब से और इसके बाद उन्होंने पहले आके अपना एक बयान दिया, फिर उन्होंने 2 रोज़ पहले एक टीवी चैनल पे भी आके कहा कि बाकायदा मुझे इमरान खान ने कहा है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं, तुम्हारी बड़ी कुर्बानियां हैं, तुम जाओ बातचीत करो, मेरी तरफ से तुम्हें गो अहेड है। इफरादी तौर पे वो कर रहे हैं, इसका पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है और ये अपनी वो सही कर रही है। अगर कोई वो बात करती है तो फिलहाल पार्टी की सतह पे और इमरान खान साहब की सतह पे ही होगी और कोई ऐसी बात नहीं होगी जैसा कि मैंने अर्ज किया जो आइन, कानून और मीडिया की आज़ादी की बहाली से हटकर हो। मगर पीटीआई का तो शुरू दिन से ये बयान आ रहा है कि इमरान खान की हिदायत ही पार्टी की पॉलिसी है, तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि इमरान खान की तरफ से आजम सवाती को दी गई इजाज़त और हिदायत का पार्टी से कैसे ताल्लुक नहीं है। सबके अलावा पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिशों पर जेयूआई के साथ अपोजिशन जमातों का मुमकिन अलायंस भी खतरे में पड़ गया है। जुम्मे को जेयूआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर बात बढ़ गई तो इत्तेहाद को अल्लाह हाफिज़ है। तमाम पीटीआई के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेहमद ने हमसे राब्ता करके राब्तों की तरदीद कर दी है। ये बात भी कामरान मुर्तज़ा ने हमारे प्रोग्राम में बताई थी। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे खुद पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं मेहमद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जिन्होंने उससे पहले ज़ाहिर बयान दिया था कि पीटीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। उन्होंने हमें प्रोग्राम में बताया कि आपने उन्हें कॉल करके कहा है और इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी है कि ऐसी कोई बात है नहीं। अब आजम सवाती साहब कह रहे हैं कि जी मुझे इमरान खान ने मैंडेट दिया है, बात करो। अली ज़फ़र साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करके आते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि जी हाँ, सवाती साहब जो कह रहे हैं इमरान खान साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है। फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी तस्दीक करते हैं, मगर सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं जो हो रही है अपनी तय हो रहा है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है। एग्जैक्टली क्या कर रही है पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखें, आपने जो बातें कही हैं, अगर आप उसको खुद ही डॉट्स जोड़ दे तो आपका जवाब उसी सब चीज़ों के अंदर है। सिंपल सी बात यह है, मुझे पता चला था कि जेयूआई बैक ऑफ कर गई है फ्रॉम नेगोशिएशन। समबडी टोल्ड मी कि जी जेयूआई ने बैक ऑफ कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो आई जस्ट कॉल्ड कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने कहा आपने ये बैक ऑफ कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई बैक ऑफ नहीं किया, हमारे 19 और 20 को हमारी मीटिंग होगी, उसमें पता चलेगा, लेकिन हमारे कुछ खदशात हैं। मैंने कहा क्या खदशात है? उन्होंने कहा जी बातचीत हो रही है आपकी। मैंने कहा देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज देयर इज नो ऑफिशियल चैनल व्हिच इज ओपन। जो आजम सवाती की बातों से मुझे पता चला था, जो मेरा अंदाजा हुआ था उनके 2 इंटरव्यूज सुनने का, एक जो उन्होंने खुद कहा था और एक जो एक एंकर पर्सन उनसे काइंड ऑफ पुटिंग द वर्ड्स इन हिज माउथ वाज कि उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान के पास गया था और मैंने उनसे इजाज़त मांगी कि इस तरह ये है, और वो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। और मैं इस बात की तस्दीक अली ज़फ़र ने कहा है कि बिल्कुल की है, लेकिन अली ज़फ़र ने साथ एक और बात की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने ये कहा था कि मेरे जो है ना ज़ाती हैसियत पे कोई बात नहीं करनी, आपने जो बातें करनी है वो एट द लेवल ऑफ द स्टेट या पाकिस्तान करनी है, कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है, नॉट अराउंड इमरान खान के इमरान खान के क्या मसाइल हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ आती है कि मगर देखें ना, जब आपकी पार्टी बार बार कहती है कि जो लफ्ज़ इमरान खान साहब का लफ्ज़ है वो फाइनल लफ्ज़ है, अगर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जो इमरान खान साहब ने कह दिया बस वही पार्टी है, बाकी जो पार्टी का मंशूर, पार्टी का आइन, उसे एक तरफ रखें। जब इमरान खान साहब ने आजम सवाती को कह दिया तो फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ये कैसे कह रहे हैं कि ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है? फिर पार्टी पॉलिसी क्या है? अगर इमरान खान साहब ने कहा है कि जाके बात कर लो तो पार्टी पॉलिसी तो यही हुई ना। नहीं, देखिए इस तरह होता है। मैं आपको एक चीज़ अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। मैं जाके कहता हूँ कि इमरान खान साहब या खान साहब, मेरे कुछ ज़राए हैं, मैं उनसे ये चीज़ बात करना चाहता हूँ।
तो आप मुझे कह दो कि हाँ ठीक है तुम्हारी मर्जी है जाके कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, दैट इज वन थिंग। एक होता है कि मैं कहता हूं कि यार आजम ख्वाती तुम इधर आओ, ये एजेंडा है, इस पे जाके तुम बात करो। नाउ दैट इज पार्टी पॉलिसी। एक होता है कि अपने तौर पे कुछ करना चाह रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप उन्हें कहते हो यार ठीक है जो तुमने करना है कर लो, लेकिन मेक श्योर एक चीज करो कि मगर डॉक्टर साहब कोई आउटसाइडर हो तो अलग बात है ना, पार्टी के इतने सीनियर रहनुमा अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इमरान खान साहब के कहने पर कर रहे हैं तो पार्टी की ही तरफ से अप्रोच समझा जाएगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसको वो अप्रोच करेंगे वो उसको इस तरह देखे कि आजम ख्वाती आए तो इमरान खान साहब के अप्रूवल से हैं मगर आए जाती हैसियत में है, इसलिए मैं इसको, फिर वो इसी तरह डील करे उन्हें? नहीं देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पार्टी पॉलिसी होती है ना, फॉर एग्जांपल आजम ख्वाती साहब जो है इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़े सीनियर रुकन है, सेनेटर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, बड़े खान साहब के साथ बड़े उनका 1-on-1 भी चलता रहा है। लेकिन जो पार्टी पॉलिसी होती है ना, उसके ऊपर पार्टी के अंदर डिस्कशन होती है, उसके ऊपर आपका जो चेयरमैन, लेट्स से इमरान खान अगर आजकल नहीं है तो चेयरमैन, जो प्रेसिडेंट चेयरमैन होगा, जो सेक्रेटरी जनरल होगा, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होगा, जो आपकी पॉलिटिकल कमेटी होगी, ये सारे ऑन बोर्ड होंगे। नाउ दैट इज पार्टी पॉलिसी। अब उसके बाद वो लोग नॉमिनेट कर देते कि हाँ यार तुम्हारे ताल्लुकात हर तरफ अच्छे, तुम चले जाओ, दैट इज पार्टी पॉलिसी। फिर वो जाके इमरान खान से इजाजत ले, दैट इज पार्टी पॉलिसी। लेकिन मगर साहब अगर कोई पेशरफ्त कर ले आजम ख्वाती साहब तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे तो क्या पार्टी पीछे से हट जाएगी, या फिर अगर पेशरफ्त हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो फिर आजम ख्वाती का जाती अमल था? नहीं देखिए, ये जाती अमल था, ये जाती अमल है और शायद रहेगा। सेक्रेटरी जनरल साहब ने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया। सो एज पर पार्टी पॉलिसी सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने जो कहा है मैं उसको लेकर चल सकता हूँ, मैं अपनी कोई और जो है ना इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। इसमें एक इशू ये हो रहा है कि अब इमरान खान साहब अगर उन्हें गो अहेड देते हैं आप जाएं, और फिर जब सेक्रेटरी जनरल कह देते हैं कि पार्टी की पॉलिसी नहीं है, तो आप देख रहे हैं आजम ख्वाती साहब के साथ क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपके हामी यूट्यूबर्स या फिर पार्टी के रहनुमा जो बाहर मुकीम हैं वो उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा कैंपेन चला रहे हैं कि उन्हें कुरान लेकर हाथ में अपनी गवाहियाँ देनी पड़ रही हैं। फिर पार्टी के कुछ जो हमदर्द हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए यहाँ आकर मिले अस्करी क़यादत से, वो उन्होंने जब एक इनिशिएटिव लिया तो उनके खिलाफ इतनी भरपूर कैंपेन हुई कि उन्हें अपनी सफाइयाँ देनी पड़ गई। जब पार्टी ये पोजीशन ले लेती है कि पार्टी की राय नहीं है, तो जो इनिशिएटिव लेता है उसके साथ क्या होता है, सोशल मीडिया पर उन्हें कुरान हाथ में लेके या फिर कसमें खा के अपनी गवाहियाँ देनी पड़ रही हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कहते हैं, हर चीज का प्लस पॉइंट होता है, डाउन साइड दो हर चीज का होता है, जो चीज भी आप कर ले उसका प्लस माइनस पॉइंट होता है। लेकिन फर्ज करें अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं उसका आई डोंट नो कि मैं इसको ये कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मैं उसको क्रेडिट लेना चाहता हूँ या मैं उसको स्टीयर हेड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरी नजर में जो अफजल तरीका है वो ये है कि सबसे पहले मैं पार्टी के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लूं कि यार ये मेरे ताल्लुकात हैं, ये चीजें हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि उनके उस्ताद से मुलाकात हो, उनको वो सारी चीजें डिस्क्लोज करें, सब कुछ करें, फिर उसके अंदर उस पर बहस हो जाए कि यार ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी डिफरेंट तरीके से। इमरान खान के पास बड़ी लिमिटेड और वन साइडेड या कंपाउंडेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इस वजह से ही माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। तो यहाँ पे सारी चीजें करके उसके बाद वो सारे इंक्लूडिंग आजम ख्वाती साहब, इंक्लूडिंग 3-4 और लोग जाके खान साहब से मिले और उधर जाके इसको थोड़ा सा और डिस्कशन करके वो चीजें जो अकेले में की थी वो इन्हीं 3-4 के साथ कर लेते, वो अफजल तरीका होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना होती। यानी आप मुझसे भी कह रहे हैं कि आमतौर पर तो इमरान खान साहब का वर्ड फाइनल है, बट राइट नाउ क्योंकि इमरान खान साहब तक जो कुछ लोगों को मिलने दिया जा रहा है, कुछ को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो राइट नाउ ही इज नॉट द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। इसलिए अगर वो कुछ कह भी दें और वो फिर बात को कंफर्म भी कर दे अली जफर साहब को और बैरिस्टर गौहर साहब को, उसके बावजूद पार्टी हैज टू डिसाइड। इमरान खान को जो इंफॉर्मेशन जा रही है मेरी नजर में वो ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, वन साइडेड। लेट्स से अगर हुमायूं जाके अकेला मिलता है या हुमायूं के दोस्त हमेशा जाके मिलते हैं, हमारा एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट वाले एक ही नजरिए से करेंगे, दूसरा नजरिया शायद ना हो सके, और इस किस्म की चीजें हैं। प्लस मेमन साहब ये इस पर एक सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आजम ख्वाती हो या अली जफर साहब हो, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं उन्हें, जिसकी वजह से वो ये बात मैंने इसकी बात की नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जो गवर्नमेंट है ना या जो जेल इंतजामिया वो जिसके भी अंडर कंट्रोल है, वो क्या कर रहे हैं, वो
पिक एंड चूज करके लोगों को जाने दे रहे हैं। अच्छा, पिक एंड चूज में ये हो जाता है कि हर दफा हुमायूं का नाम आ जाता है, किसी और का नहीं आता। तो अब लोग समझते हैं कि हुमायूं जो है ना वो क्वेश्चनेबल हो गया है, ये सारी चीजें। अब यहां से वो डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हमने काउंटर किया है ये रीसेंट उस लिहाज से कि हमने कहा ये 5 बंदे होंगे, ये डिसाइड करेंगे, इस लिहाज से करेंगे, और अगर कुछ हो जाता है किसी एक को नहीं जाने देते या 2 को नहीं जाने देते तो बाकी लोग जाके एहतजाजन जाके फिर भी बात करेंगे, उससे ये हो जाएगा। और प्लस मेरे जैसे बाज लोगों को हुमायूं को कहा है कि यार तुम अपने तौर पर जाके इमरान खान से मिलने की कोशिश ना करो, ताकि ये इब्हाम जो है ना ये खत्म हो जाए। अगर आजम सवाती साहब कामयाब हो गए तो उनका जाती अमल पार्टी का अमल बन जाएगा। देखिए, इस तरह होता है कि अगर कोई सिंगल हैंडेडली एक प्लेयर किसी मैच को जिता दे तो उसकी सिंगल हैंडेड चीजें एट द एंड ऑफ द डे पूरे मैच को जिता देती है, उस पूरी टीम के लिए होती है। लेकिन क्रेडिट उस एक बंदे को मिलता है, मैन ऑफ द मैच वो बन जाता है, मैन ऑफ द सीरीज वो बन जाता है, एंड सो फोर्थ। तो अगर फर्ज करें किसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग या जो एनिमोसिटी क्रिएट हुई है बिटवीन द पर्सन हु हैज द पावर ऑफ द पीपल एंड पर्सन हु इज इन पावर, अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं किसे, तो दैट इज इन द एंड इट इज गुड फॉर द पाकिस्तान। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, मैं समझता हूँ वो जरूर खत्म होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बात करनी चाहिए वो पॉलिटिकल लीडरशिप, और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात करनी चाहिए और उसके लिहाज से आगे बढ़ना चाहिए। दैट वुड बी माई पर्सनल वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। मतलब ये ज़ाहिर आम बात है जो आप बात करें, मगर आपने कहा कि अगर कोई एक प्लेयर जिता दे तो उसके बाद ज़ाहिर वो टीम को जिता देता है, फिर मैन ऑफ द मैच बन जाता है। मगर ये नहीं होता कि जब तक वो एक प्लेयर खेल रहा हो तो टीम कहे कि ये इसका ज़ाती अमल है, टीम का इससे ताल्लुक नहीं है, जिता दे तो फिर वो मैन ऑफ द मैच उसको मिल जाएगा और टीम को भी फ़ायदा हो जाएगा। टीम उसको उसी वक्त भी ओन करती है ना। नहीं, मैं इसी को दूसरे मिजाज कर देता हूँ। आप मुझे कहते हो यार हुमायूं तुमने जाके टुक नहीं करना, तुमने जाके मारना है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन मैं जाके हर थोड़ी देर बाद टुक करता हूँ तो आप मुझे बाद में कहते हो यार ये क्या किस तरह खेल रहा है, यार ये किस तरह खेल रहा है। सो यू आर नॉट ओनिंग। लेकिन वो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इज कि यार मैं ये करके एंड में मैं ऐसा कर लूंगा और वो मेरा तुक्का लग जाता है या मेरा वो काम हो जाता है, और वट एवर रीजन मैं वो चीज कर जाता हूँ, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन as of today, to the best of my knowledge, there is no official क्या कह सकते हैं पार्लेज बिटवीन इट। हाँ, लोग बीच में कोशिश कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं। क्या लोग बातचीत करने की करेंगे? जरूर करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर लिहाज से प्रॉब्लम में। वो पाकिस्तान जो आज से 2021-22 में था, आज भी ये पाकिस्तान उससे पीछे है। इसके बावजूद कि जो ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ओवरऑल पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान के 16 जो इंडिकेटर थे उनसे पाकिस्तान जो था वो 14 में पॉजिटिव था। आज पाकिस्तान सिर्फ 4 में पॉजिटिव है 16 में से, बाकी सब में नेगेटिव है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान आज हर 16 जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें से सिर्फ 4 में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है। नेगेटिव मींस इन टर्म्स ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल जो चीज थी उससे आज पाकिस्तान नेगेटिव में है। और इसी लिहाज से जब 2022 में था तो वो सारी चीजें जो पाकिस्तान को मिली थी पहले, उससे पाकिस्तान पॉजिटिव चला गया था 14 इंडिकेटर्स पे। बहुत शुक्रिया। मौका आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।